before we start with the subject, let us first understand कि CS executive में basically the paper pattern is of पेपर पैटर्न का समझते हैं, फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग ये भी समझेंगे एक एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑन क्लियरिंग CS फाउंडेशन. एंड अभी आप लोग को एटलीस्ट ये पता है कि आउट ऑफ योर 8 सब्जेक्ट्स देयर आर 3 सब्जेक्ट्स which are in MCQ format and 5 subjects are proper descriptive. Okay. Now, in these 3 subjects which are in MCQ format, you should be aware of the following things. Just like in foundation you had an MCQ pattern. यहां पर भी 3 सब्जेक्ट में MCQ pattern है, लेकिन there is negative marking. Are you aware about it? Negative marking मतलब जो आपके फाउंडेशन में था क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यहां पे नेगेटिव मार्किंग है. तो अगर आपका एक क्वेश्चन राइट हो गया तो यू गेट 1 मार्क. बट अगर वही अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो -0.25. सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया 90 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर है, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया. ये 90 में सपोज स्टूडेंट का 82 राइट है और 8 रॉन्ग गया और 10 तो अटेम्प्ट किया ही नहीं. अब उसको मार्क्स क्या आएगा? 82 राइट है तो उसका 82 मार्क्स. 8 रॉन्ग है, एक रॉन्ग का -0.25 होता है, 4 रॉन्ग का 1 मार्क जाएगा, 8 रॉन्ग का 2 मार्क जाएगा, तो -2. और जो अटेम्प्ट नहीं किया उसका कुछ नहीं, 0. 82 - 2 80 मार्क्स उसका फाइनल स्कोर होगा. ये समझ में आया सबको? नाउ सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको आज पहले ये समझाता हूं कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आंसर नहीं भी आता है, स्टिल यू शुड अटेम्प्ट. समझो आपको लग रहा है 8 क्वेश्चन नहीं आ रहा है या 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ो मत, कुछ भी मार्क करके आ जाओ. अगर नहीं भी आ रहा है तो क्यों? क्योंकि द चांस ऑफ गेटिंग 1 राइट पे यू गेट 4 टाइम्स मोर देन रॉन्ग का. मतलब अगर 4 क्वेश्चंस समझो नहीं आता है, सब ब्लफ किया, समझो सबका बी अटेम्प्ट कर दिया, सबको बी कर दिया, सबको सी कर दिया, सबको डी कर दिया, कुछ भी किया, समझो सबको बी कर दिया. अगर उनमें एक भी राइट हो गया, अगर एक भी राइट हो गया, 3 रॉन्ग भी हुआ तो एक राइट का 1 मार्क मिलेगा, 3 रॉन्ग का 0.75 जाएगा, तो भी नेट में 0.25 आएगा. और अगर गलती से 2 राइट हो गया तो और ज्यादा ही आएगा. गॉट माय पॉइंट? 2 राइट हो गया, 2 रॉन्ग, तो 2 मार्क, 0.5 गया तो भी नेट में 1.5 आएगा. नहीं आता है तो भी. सो मतलब फर्स्ट थिंग यू शुड नो, योर पेपर शुड बी फुल्ली 100 मार्क्स कंप्लीट. नहीं भी आता है तो भी यू शुड अटेम्प्ट, ठीक है. इवन इन नॉन एमसीक्यू फॉर्मेट, अगर नॉन एमसीक्यू भी है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो भी यू शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए. क्यों? मैं वो भी बताता हूं. सपोज अगर ऐसा है, पेपर में क्वेश्चन मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस आर देयर इन नॉन एमसीक्यू पेपर ऑफ 20 मार्क्स ईच, मतलब 140 मार्क्स का पेपर आता है. उसमें होता है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी, वो करना ही है. देन होता है 2 और 2A, आउट ऑफ दिस कोई भी एक, 3 और 3A, देन 4, 5. टोटल कितने क्वेश्चन हुए? ये 5, ये 2, 7. लेकिन उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5 ही. मतलब 2 या 2A में से चॉइस, 3 या 3A में से चॉइस. मतलब सपोज अभी यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल ये अटेम्प्ट नहीं करोगे, ये नहीं करना है, ये 5 करना है. अब उसमें से समझो 4 आते हैं, 1 2 3 4, 5वां नहीं आ रहा है, ठीक है, 4 पूरा अच्छे से लिख दिया.
पांचवा नहीं आ रहा है, ठीक है, पर फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा और उसका आंसर थोड़ा भी एक दो लाइन भी लिखा और फिर छोड़ दिया, तो भी इट इज बेटर देन नॉट अटेम्प्टिंग इट. व्हाई यू नो? अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो इट शोज योर नेगेटिव, इट गिव्स योर नेगेटिव इंप्रेशन टू द एग्जामिनर कि आपको आता नहीं था इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया. बट अगर एक दो लाइन लिखा और फिर आगे नहीं ऐसे सबमिट किया तो इट कैन बी एन एजम्पशन फ्रॉम द एग्जामिनर कि बेचारे को आता तो था ही, टाइम नहीं मिला, लिख रहा था, लिखते लिखते 3 घंटा हो गया होगा. मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आता था, आता तो था. तो वो एक फेवरेबल इंप्रेशन लेके उस हिसाब से पेपर चेक करेगा. तो स्टार्टिंग में जब पेपर देते तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन से अटेम्प्ट किया टिक करना पड़ता है, कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया 1 वो सब पे टिक करना पड़ता है कि 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट. अगर आपने 4 पे टिक किया, 1 पे नहीं टिक किया तो वो नेगेटिव इंप्रेशन देगा. टिक सब पे होना चाहिए. तो अगर नहीं भी आता एक क्वेश्चन, एक लाइन 2 लाइन लिखा, कुछ भी लिखा, तो एटलीस्ट दैट गिव्स अ फेवरेबल इमेज देन नॉट अटेम्प्टिंग. सो 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, करना ही भी चाहिए. अच्छा, नाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग ये देखेंगे, बट पहले विल बी स्टार्टिंग विथ कॉस्टिंग. नाउ कॉस्टिंग सब्जेक्ट में इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. इन अकाउंट्स आप लोगों ने जो अभी तक अकाउंट्स किया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स किया. फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब क्या? यू आर फर्स्ट पासिंग जर्नल एंट्रीज, journal entries, then you post them into ledger, then at the end of the year you prepare, पहले ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनता है. बराबर, ये सीक्वेंस पता है सबको. सो फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है तो यू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल. अब कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है पहले मैं ये समझाता हूं. फाइनेंशियल अकाउंट्स व्हेन यू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड देन पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड व्हाट डू यू राइट? एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइड अगर ये 100 है, ये 80 है, ये 20 क्या होगा? प्रॉफिट. और इधर बचा तो लॉस. ये तो पता है सबको. तो सारे एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं फाइनेंस में. कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है. कॉस्टिंग में फर्स्ट तो कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? इट इज नॉट ऑल एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड टू सेल द गुड्स. एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड एक्सपेंस टू, मतलब कोई भी खर्चा लगा गुड्स को बनाने में तो वो आता है कॉस्टिंग में. इट इज एन एक्सपेंस टू प्रोड्यूस, कॉस्टिंग में आएगा. कोई भी खर्चा लगा टू सेल द गुड्स वो भी कॉस्टिंग में आएगा. जैसे एग्जांपल लेते, ये मैं पेन बना रहे हम लोग, मार्कर पेन. इज इट प्रोड्यूस फ्री ऑफ कॉस्ट? सम कॉस्ट इज इंकर्ड. प्लास्टिक, इंक, ये सब क्या होगा? रॉ मटेरियल. ठीक है. हु विल मैन्युफैक्चर इट? वर्कर, मतलब हमारे फैक्ट्री में वर्कर होगा, लेबर. विल ही वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? सो वी हैव टू पे हिम वेजेस. वेयर विल ही मैन्युफैक्चर? फैक्ट्री. तो फैक्ट्री का रेंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइक पावर लगता है. ठीक है. ये जो भी मैंने एग्जांपल लिया अभी तक, क्या क्या लिया? मटेरियल. बताओ, मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस और टू सेल, सो इट इज एन एक्सपेंस टू प्रोड्यूस. वर्कर को वेजेस दिया, क्यों दिया? टू प्रोड्यूस, सो इट इज एन एक्सपेंस टू. फैक्ट्री इज यूज्ड टू प्रोड्यूस और टू सेल, प्रोड्यूस, सो इट इज एन एक्सपेंस टू. ये आएगा कॉस्टिंग में. फिर बनाने के बाद इसको मैं बेचना चाहता हूं तो मैंने एडवर्टाइज किया. एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस टू सेल, तो ये एक्सपेंस टू सेल भी आता है, ये भी कॉस्टिंग में आएगा. ठीक है. सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स, खाली एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड टू सेल आएगा, इट ऑटोमेटिकली मीन्स एनी एक्सपेंस विच इज नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल, जो प्रोडक्शन के लिए भी नहीं है और जो सेल के लिए भी नहीं है, वैसा एक्सपेंस कॉस्टिंग में नहीं आएगा. अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एवरीबडी वाज डूइंग डिविडेंड. डिविडेंड इज पेड टू हुम?
to produce the goods. So to sell the goods. So is dividend given to produce? Is dividend given to sell? So neither to produce. तो कॉस्टिंग में नहीं आएगा. तो कॉस्टिंग में डिविडेंड पेड दिया होगा ना, तो सीधा कैंसिल कर देने का सब, क्योंकि आता ही नहीं कॉस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल समझो रिलायंस कंपनी ने डोनेशन दिया से तिरुपति टेम्पल को 10 लाख रुपए डोनेशन किया. दैट डोनेशन इज गिवन टू प्रोड्यूस इज गुड्स. डोनेशन इज गिवन टू सेल इज गुड्स. सो नाइदर टू प्रोड्यूस. तो डोनेशन भी कॉस्टिंग में, ये सब फाइनेंस में आता है. फाइनेंस अलग है, फाइनेंस में डोनेशन लिखते हैं, डिविडेंड लिखते हैं, लेकिन कॉस्टिंग में नहीं आएगा. कॉस्टिंग में खाली कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे? एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड एक्सपेंस टू. तो ऐसे पूरी एक लिस्ट है क्या क्या चीज नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल है, वो नहीं आता कॉस्टिंग में. वो आगे के लेक्चर में करना है. पहले आज के लेक्चर में क्या करना है, खाली क्या क्या आएगा. नेक्स्ट आगे के लेक्चर में करेंगे क्या क्या आएगा. इतना पार्ट समझ में है. एग्जाम्पल दिए जो वापिस से बताने की जरूरत है. हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? अच्छा, नाउ ये जो कॉस्ट होता है, दिस कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड indirect cost. So first you should know what is the meaning of direct cost and indirect cost. तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. पहले मीनिंग डेफिनेशन लिखता हूं. डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट it is a cost which can be directly identified with the, मतलब कॉस्ट का नाम सुन के अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कॉस्ट कौन से प्रोडक्ट पे लगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट. मैं एग्जांपल को समझ में आ जाएगा. सपोज दिस इज माय फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री में मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, शर्ट्स एंड टेबल्स. एक पार्ट में शर्ट बन रहा है, एक पार्ट में टेबल बन रहा है. इफ आई आस्क यू क्लॉथ, किसके लिए? वुड. ये सब मैंने बताया कि यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? तो आप लोगों ने डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया कि क्लॉथ किसके लिए है? शर्ट. वुड किसके लिए? डायरेक्ट. अमाउंट पेड टू टेलर, अमाउंट पेड टू कारपेंटर. Did I tell you? Can you identify? Direct cost. Fashion designer fees, interior decorator fees, वापिस से मैंने बताया, आइडेंटिफाई किया. तो कौन सा कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है. तो आप बताओ, यू टेल मी, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद, वो नाम देख के आप बता नहीं सकते कौन से प्रोडक्ट के लिए. अभी ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं. ये मेरी फैक्ट्री है, इसमें शर्ट भी बन रहा है, टेबल भी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं. ठीक है. ये जगह मेरी ओन नहीं है, इसमें रेंट दे रहा हूं मैं, 10,000 रुपए मंथली रेंट दे रहा हूं. तो आइडेंटिफाई करो किसके लिए. एक से आइडेंटिफाई करना है. टेलर किसके साथ आइडेंटिफाई किया? ओनली विथ शर्ट. कारपेंटर किसके साथ आइडेंटिफाई किया? ओनली विथ टेबल. फैशन डिजाइनर ओनली फॉर शर्ट. इंटीरियर डेकोरेटर ओनली फॉर टेबल. फैक्ट्री रेंट ओनली फॉर. तो किसी एक के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट. इज दैट क्लियर? समझो, एट द एंड ऑफ द मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 5,000 रुपए. बताओ किसके लिए? शर्ट के लिए कि टेबल के लिए? दोनों के लिए होगा ना. इलेक्ट्रिसिटी पावर तो दोनों में यूज होगा. तो किसी एक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये कॉस्ट कौन सा होगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट. फैक्ट्री के बाहर वॉचमैन रखा है टू गिव सिक्योरिटी. नाउ टेल मी, विल ही वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट? तो उसको समझो हम लोग 5,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं. वो किस चीज को सिक्योरिटी दे रहे हैं? शर्ट को कि टेबल को? तो किसी एक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया?
नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. जिस कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट के लिए और ये वाला कॉस्ट उस प्रोडक्ट के लिए, ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो कौन सा कॉस्ट. और जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, इज दिस क्लियर. नाउ ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, अभी यहां पर मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड लिखा है, लेकिन सम्स जब भी करेंगे ना हम लोग सॉल्व, सम्स में कभी भी वर्ड नहीं देंगे, इसके बदले टेक्निकल नाम देंगे. डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, indirect cost is called as, so you will never get this wordings in the sums, you will get prime cost and ये एमसीक्यू में भी आ सकता है. डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, तो मतलब जैसे ऑप्शन में प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स, एक और नाम और फिर नन ऑफ देम, तो आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट. ये समझा. अब ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है या प्राइम कॉस्ट, इसके तो तीन पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम यूज्ड. दूसरा होता है डायरेक्ट वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग. तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्री पार्ट्स, कि पहले तो ये तीन ही क्यों है डायरेक्ट कॉस्ट. तो देखो ये जो भी मैंने एग्जांपल्स दिया, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. दे आर ऑल माय एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट. कितने डायरेक्ट कॉस्ट है? अब यू ओनली टेल मी व्हाट इज क्लॉथ फॉर अ शर्ट, रॉ मटेरियल. व्हाट इज वुड फॉर अ टेबल, रॉ मटेरियल. डिड यू आइडेंटिफाई डायरेक्टली? तो माय फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट इज व्हाट, इससे पहला रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट. ये समझा. नाउ टेल मी हु इज टेलर फॉर अ शर्ट. हमारी फैक्ट्री है, समझो, हम अवर्स इज रेमंड फैक्ट्री, बिग फैक्ट्री. तो कंपनी में रेमंड की फैक्ट्री, तो शर्ट्स वर्ट्स बनते होंगे, तो टेलर्स होंगे उसके, बराबर है. तो बताओ वो जो टेलर है, कंपनी ने टेलर्स को अपॉइंट करके रखा है, दे आर द वर्कर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स. हु आर कारपेंटर्स, दे आर द वर्कर्स इन माय फैक्ट्री हु आर मैन्युफैक्चरिंग tables. Will they work free of cost? So we have to pay them. So because they are manufacturing something for me, मेरे लिए कुछ बना रहे, इसलिए मैं उनको wages दे रहा हूं. So can I say I am paying them manufacturing wages? Manufacture करने का wages. So my second direct cost is what? Which is also called as what? Direct wages. And last, any cost which is direct cost. Direct cost मतलब you can identify, but वो material नहीं है और wages नहीं है. डायरेक्ट है बट ये दो नहीं है, वो किधर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस और उसका भी एग्जांपल है. अब बताओ, ये फैशन डिजाइनर आइडेंटिफाई किया था शर्ट के साथ, इंटीरियर डेकोरेटर टेबल के साथ, मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि नहीं? अब बताओ, इज दिस माय रॉ मटेरियल कॉस्ट? आर दे वर्कर्स? कभी भी फैशन डिजाइनर शर्ट बनाता है क्या? वो कभी शर्ट नहीं बनाता है, वो खाली क्या करता है? डिजाइन बनाएगा, ड्राइंग बनाएगा, और बाद में वो इंस्ट्रक्शन किसको देगा? टेलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसे इस डिजाइन का आप शर्ट बनाओ, खुद नहीं बनाएगा. बराबर है. सिमिलरली इंटीरियर डेकोरेटर कभी भी फर्नीचर बनाता है क्या? उसकी पूरी टीम होती कारपेंटर की, वो खाली क्या करेगा? डिजाइन सिस्टम बना के क्लाइंट को दिखाएगा, क्लाइंट को पसंद आ गया, फिर वो डिजाइन कारपेंटर को इंस्ट्रक्शन देगा ये डिजाइन का बनाओ. वो खुद बनाता है क्या? सो आर दे वर्कर्स? नो. सो वेजेस भी नहीं मिलेगा. तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है और वेजेस नहीं है, तो वो कहां पर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, या उसको क्या बोलते हैं? आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर. एक और एग्जांपल लेता हूं.
उससे और क्लियर हो जाएगा चार्जेबल एक्सपेंस की। सपोज हम लोग है ना जैसे दो प्रोडक्ट बना रहे, वैसे एक और प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे फैक्ट्री में, कार, थर्ड प्रोडक्ट कार। तो इफ आई आस्क स्टील, ग्लास, ये सब क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। अमाउंट टू ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्या काम करता है? ऑटोमोबाइल इंजीनियर क्या काम करता है? हाँ हाँ, मतलब अल्टीमेटली कार मैन्युफैक्चर करता है ना, ऑटोमोबाइल का मतलब ही वही होता है ना, मालूम है? ओके। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड रॉयल्टी? सबने सुना होगा ना। डू यू नो व्हाट इज रॉयल्टी? सो टेल मी व्हाट इज रॉयल्टी। सुना है ना, एफआईजीसी में भी सुना होगा, एसवाईजीसी में सुना होगा, फाउंडेशन में। कार सेल करने पे अपने को अमाउंट मिलता है, किसको देंगे? आई कैन मतलब इलेबरेट ऑन दैट। हम किसी और का ब्रांड या गुडविल या रेप्यूटेशन यूज करेंगे तो हम लोग को क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी। एक चीज याद रखना, ये चीज इसको मैं खाली ये इसमें रेलिवेंट नहीं बट लेकिन हमारा जनरल नॉलेज के लिए, अगर मैं देखो एसेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये सबको पता है। टेंजिबल एसेट विच यू कैन सी एंड टच। अगर मैं किसी का टेंजिबल एसेट यूज करता हूं ना तो मुझे रेंट देना पड़ता है। अभी समझो जगह, ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? ओनर कोई और है, यूज मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्या पे करना पड़ता है? रेंट। लेकिन अगर मैं किसी का इनटेंजिबल एसेट यूज करता हूं ना, इनटेंजिबल, तो रॉयल्टी देना पड़ता है। अब जैसे यू नो जो ऑथर्स होते हैं उन लोग को बुक लिखने पे क्या मिलता है? रेंट मिलता है कि रॉयल्टी मिलता है? किससे मिलता है? पब्लिशर से, क्योंकि वो उनका आइडिया यूज कर रहे हैं, विच इज एन इनटेंजिबल एसेट। सिमिलरली सिंगर्स को अपने सॉन्ग्स के लिए क्या मिलता है? रॉयल्टी फ्रॉम म्यूजिक कंपनी, बिकॉज दे आर गिविंग देयर वॉइस, विच इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। तो अगर मैं आप लोग का इनटेंजिबल एसेट यूज करूंगा ना तो आई हैव टू पे यू रॉयल्टी। तो अभी ब्रांड या रेपुटेशन वैल्यू होती है, बराबर है? उसके अगर समझो फॉर एग्जांपल मैकडीज, मैकडीज इज ए यूएस बेस्ड कंपनी। इंडिया में मैकडीज की खुद का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, वो फ्रेंचाइजी को देके रखा है, और फ्रेंचाइजी जगह सब यूज मतलब लेके मैकडीज का नाम यूज करके वो बेच रहा है, बराबर है? सारा खर्चा कौन करता है? फ्रेंचाइजी। जगह फ्रेंचाइजी लेगा, एम्प्लॉय को फ्रेंचाइजी रखेगा, रॉ मटेरियल सारा खर्चे फ्रेंचाइजी करेगा, बराबर है? फिर भी जो भी सेल होता है ना, जितना भी सेल होगा उसका एक परसेंटेज एज अ रॉयल्टी पे किसको होगा? फ्रेंचाइजी किसको पे करेगा? मैकडीज को। क्यों? वो जो एम लोगो है ना, वो लोगो के वजह से ही पब्लिक आ रही है। अगर वो खुद के नाम से चालू करेगा तो उतना बिकेगा ही नहीं। समझो अगर उसने अपना खुद के नाम से चालू किया रमेश बर्गर, कौन आएगा उसके पास? कोई नहीं आएगा। वो एम है, इसके लिए पब्लिक आ रही है, और प्रीमियम भी देने को तैयार है। मतलब अगर वो कॉस्ट बढ़ा भी देगा तो भी पब्लिक देने को तैयार होगी, बराबर है? तो दे विल बी रेडी टू बाय मोर एंड एट अ हायर प्राइस ऑल्सो। तो फ्रेंचाइजी हैज टू पे सर्टन अमाउंट टू मैकडीज कंपनी बिकॉज दे आर यूजिंग देयर नेम, देयर ब्रांड, विच इज एन ब्रांड इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो उसका नाम यूज करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। ये समझ में आया? अब समझो क्वेश्चन में ऐसा दिए सम है कि हम लोग 3 प्रोडक्ट बना रहे, शर्ट्स, टेबल, कार, और एक एक्सपेंस का नाम दिए रॉयल्टी पेड टू मारुति सुजुकी। मतलब समझो हम लोगों ने क्या किया, हम कार बना रहे, हम लोग मारुति कंपनी की एक लीडिंग मॉडल का सेम डिजाइन कॉपी कर रहे हैं। कर सकते ना?
किसको पता चलने वाला है? कर सकते? क्यों, क्या होगा? कार रास्ते में तो जाएगी ना, कभी ना कभी दिखेगा, बराबर है। मारुति कंपनी वाले को, किसी ऑफिशियल को दिखेगा, उन लोग कोर्ट में केस करेंगे, दे विल विन द केस ऑल्सो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा प्रोडक्शन, एंड दे विल क्लेम अ ह्यूज कॉम्पेंसेशन ऑल्सो। तो पे करना पड़ेगा, शायद कंपनी बंद हो जाएगी। तो अगर हम लोग को लीगली कॉपी करना है तो फर्स्ट वी शुड टेक देयर परमिशन। नाउ विल दे गिव मी दिस परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट? सो वी हैव टू पे देम। तो अगर समझो क्वेश्चन में दिए हम लोग शर्ट्स बना रहे, टेबल बना रहे, कार बना रहे, और क्वेश्चन में दिया रॉयल्टी पेड टू मारुति सुजुकी। अब बताओ ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कौन से प्रोडक्ट के लिए? तो मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये रॉ मटेरियल है ना, ये वेजेस है, तो ये इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो किधर आएगा? तो इधर आएगा। आप समझा क्या बोल रहा हूं मैं? हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? सो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्ज। इतना बात क्लियर? अब ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है ना, इसको डिराइव करते एक इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन में समझाता हूं। सपोज अगर ऐसा दिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 100 केजीज गोडाउन में पड़ा है, स्टार्ट ऑफ द ईयर वी परचेस्ड 1000 केजीज मोर, एंड लास्ट डे पे हमारे पास स्टॉक बच गया 200 केजीज। सो टेल मी कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया, मतलब यूज किया? हमारे पास स्टार्टिंग कितना था? 100, इस 1000 किया, में से लास्ट में कितना बच गया? तो कितना यूज कर लिया? आंसर राइट है 900। क्यों? ओपनिंग था 100, 1000 और खरीदा तो 1100 हो गया, उसमें से कितना बच गया? 200 स्टिल विथ मी, सो हाउ मच आई हैव यूज्ड? तो बताओ सबको ऐड किया क्या? तो किसको ऐड किया, किसको माइनस किया? ओपनिंग में परचेस को क्या किया और क्लोजिंग को? ये समझा? सो नाउ टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस में ब्रैकेट में किया, ये फिगर होता है रॉ मटेरियल। इतना पार्ट क्लियर? नाउ इसमें है ना एक चीज बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस ऐड होता है। सो टू थिंग्स यू शुड नो, व्हाट इज परचेस रिलेटेड एक्सपेंस एंड सेकंड व्हाई इट इज एडेड टू परचेस। तो लेट अस सी, ये सब मालूम है। हैव यू हर्ड अबाउट कैरेज इनवर्ड? सबको मालूम होता है? टेल मी व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? बराबर, करेक्ट। इट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेन एवर यू परचेज द गुड्स। मैं एग्जांपल बताऊं, लेट से हमारी फैक्ट्री है मुंबई में और हम लोग दिल्ली से परचेज कर रहे हैं। वी आर परचेसिंग 1000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली एट 10 रुपीज पर केजी। तो कितना हो गया मेरा कॉस्ट? टफ क्वेश्चन है। 1000 केजी खरीदा 10 रुपए के रेट पे, कितना होगा कॉस्ट? 10,000। बराबर है। अब परचेज दिल्ली से की है और यूज बॉम्बे करना है, तो दिल्ली से मुंबई लाना पड़ेगा। सपोज आई एम ब्रिंगिंग थ्रू रेलवेज, तो विल इंडियन रेलवे डिलीवर दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई फ्री ऑफ कॉस्ट? इट विल चार्ज मी समथिंग। तो वो जो मैं ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस रेलवेज को पे करूंगा उसको बोलते हैं कैरेज, उसको खाली कैरेज बोलते हैं। इनवर्ड है कि आउटवर्ड वो हमारे पर डिपेंड होता है। अगर गुड्स आर कमिंग इन माय फैक्ट्री तो हम लोग उसको इनवर्ड बोलते हैं, और गुड्स मेरे फैक्ट्री से बाहर जाएगा तो आउटवर्ड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अभी इस केस में क्या है, ये इनवर्ड। तो सपोज रेलवे इज चार्जिंग मी 2 रुपीज पर केजी,
तो बताओ रेलवे को कितना देना पड़ेगा? 2000 देना पड़ेगा। तो जब ये रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री पहुंचा, ये मुझे कितने का पड़ा? 12,000 का पड़ा। सो टेल मी, इसमें मेरा परचेस कॉस्ट कितना है? इसमें से परचेस कॉस्ट 10,000 है। इज दिस 2000 कैरेज इज एन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेस? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। और ये मैंने परचेस में क्या कर रहा हूं मैं? ये इसमें माइनस कर रहा हूं कि प्लस कर रहा हूं? तो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस परचेज में ऐड होता है। और एग्जांपल लेता हूं मैं, बड़े प्यारे समझे। समझे सेम एग्जांपल मैं रेलवेज के थ्रू नहीं ला रहा हूं, मैं ट्रक से मंगा रहा हूं। मैंने परचेस क्या प्राइस पे किया? 10 रुपीज में परचेस किया। ट्रक वाला यहां से यहां पे डिलीवर करेगा फ्री में क्या? तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का उसने पर केजी 2 रुपया मांगा, हम लोगों ने पे कर दिया। नाउ दिस ट्रक केम टू मुंबई। अब मुंबई में अभी पहले मालूम है दहीसर पे वो चेक लगा था, अभी भी है वो टोल लगा, बट लेकिन पहले वहां पे सारे ट्रक्स जो भी मुंबई में आती थी तो उनको उधर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरनी पड़ती, मालूम है ऐसा? अभी तो बंद हो गया, अभी जीएसटी हो गया, बट पहले ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरनी पड़ती थी। वो पे करने के बाद ही वो ट्रक्स को मुंबई में एंटर होने देते थे। तो समझो अगर मैं वो केस लेता हूं कि मैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी भरा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 1 रुपये, मुंबई में आ गया, हमारे फैक्ट्री में पहुंच गया, मुझे वो रॉ मटेरियल क्या प्राइस का पड़ा? 13 रुपीज का पड़ा। इस 13 रुपीज में परचेस प्राइस कितना है? 10 है। और ये दोनों क्या है? इट इज एन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ, तो इनको क्या बोलूंगा मैं? परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। इज दिस क्लियर? देन सपोज मैंने ये आउटसाइड इंडिया से परचेस किया, लेट्स से हम लोगों ने से लंदन से परचेस किया, से इंपोर्टेड मार्कर पेन, ठीक है, हम लोगों ने परचेस किया 10 रुपीज के रेट पे। लंदन से मुंबई आने का शिप का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है वो देना पड़ेगा। पेन खरीदा मतलब एक पेन नहीं खरीदा, मतलब लैक्स ऑफ पेन खरीदा होगा तो शिप में आ रहे हैं, वरना नॉर्मल स्टूडेंट सोचते हैं एक पेन के शिप की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा समझो 2 रुपीज पर पेन। लंदन से मुंबई आते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट हो गया शिप का या कोई बैड वेदर के वजह से समझो शिप डूब गई तो नुकसान हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस निकालते हैं, तो उसका प्रीमियम भरना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम समझो 1 रुपी। ये शिप मुंबई पोर्ट पे पहुंच गई, वहां पर कस्टम डिपार्टमेंट वाले वेलकम करने के लिए तैयार होंगे, बराबर है? मतलब वो इस गुड्स को इंडिया में फ्रीली एंटर होने देंगे ना, कुछ मांगेंगे? कस्टम्स ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी भी 2 टाइप की होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इस केस में कौन सी ड्यूटी भरनी पड़ेगी? इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। सो इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे किया 2 रुपीज पर, पे करके हमने क्लियर करवा दिया, अपने फैक्ट्री में लेके आ गए। एक एक पेन मुझे कितने का पड़ा? 15 रुपीज का पड़ा, बराबर है? उसमें परचेस कॉस्ट कितना है? परचेस कॉस्ट 10 है। और ये सब क्या है? एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ, ये सब मेरा है परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये परचेस में क्या होगा? सो आई होप ऑल द एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू। जो एग्जांपल है अभी से समझा सबको, वापिस से बताने की जरूरत है? नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आई वांट यू टू राइट डाउन सम पॉइंट्स। ये लिखो, अच्छा, बिफोर राइटिंग ऑल्सो 2-3 जनरल पॉइंट्स। फर्स्ट, while from next lecture onwards समझो, नॉर्मल ब्लू पेन से जो लिखते हो वो तो लिखोगे, यू ऑल्सो ब्रिंग आइदर अ रेड पेन और अ येलो हाइलाइटर। क्यों? जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे हम लोग भी रेड से लिखेंगे। अब देखो ये सब ब्लैक से लिखा है, पर ये दिखता है, ये दिख रहा है ना, वो ऑटोमेटिक ध्यान जा रहा है उधर। तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग भी रेड से लिखेंगे, तो यू ऑल्सो राइट दैट विथ रेड पेन।
सो दैट एग्जामिनेशन के वक्त, जब रिवीजन के वक्त बैठते हैं हम लोग, तो हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब ब्लू से लिखा होगा। तो अभी 6-7 महीने बाद कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा इंपॉर्टेंट था? रेड से लिखा होगा जो पार्ट, वो मालूम पड़ेगा ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसी में कंटिन्यूइंग विद द सेम, कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए ही होता है रेड पेन, तो उसका यूसेज थोड़ा सा कम होता है, ब्लैक ज्यादा है रेड कम है, तो उन लोगों को लगता है खर्चा किया तो यूज नहीं हो रहा है ज्यादा, तो फिर है ना कोई भी हेडिंग भी आएगा ना तो रेड से लिखते हैं, फिर दूसरा ब्लू से लिखेंगे, कोई ग्रीन से लिखते हैं, तो कलरफुल बुक हो जाती है। फिर लास्ट में रिवीजन के वापस ढूंढना मुश्किल हो जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट था, सब कलरफुल है। वैसा मत करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए रेड पेन बस। तो जहां पे रेड दिखा मतलब वो मालूम है वो पॉइंट छोड़ना नहीं है एग्जाम के, ठीक है, या उसके पहले हाईलाइटर, जो भी एक भी कोई भी चाहिए। और दूसरा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैल्सी चाहिए, और कैल्सी में भी स्पेसिफिक, उसमें एक बटन होना चाहिए जीटी बटन, दैट इज ग्रैंड टोटल। वो जीटी बटन नहीं होगा ना तो वो कैल्सी नहीं चलेगा। वो आगे एक सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उनमें क्या होता है कि टॉपिक्स में ना वो जीटी बटन होता है ना, तो वो समझो अगर जीटी बटन है तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया, और विदाउट जीटी बटन 7 या 8 मिनट लगेगा, तो बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 टाइम्स ज्यादा लगेगा, तो लेना तो पड़ेगा ही। तो जीटी बटन मोस्ट ऑफ द कैल्सिस में होता ही है, शायद कुछ कैल्सिस में नहीं होता है, तो वो बटन होना जरूरी है, ठीक है। तो राइट डाउन, कॉस्टिंग द सब्जेक्ट का नाम है। द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर डूइंग इज कॉस्टिंग कंसेप्ट्स। कॉस्टिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन, कॉस्ट। टेल मी, कॉस्ट का मीनिंग क्या है? एक्सपेंस टू प्रोड्यूस एंड टू सेल द गुड्स। एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस एंड to sell the goods. Full stop. Continue. Any expense neither to produce nor to sell. Any expense neither to produce nor to sell is ignored in costing. Is ignored in costing. Example, क्या क्या एग्जाम्पल है जो इग्नोर होता है? मैंने बताया था, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डोनेशन। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या है? ये लिखा है बोर्ड पे, कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। Cost which can be directly identified with the product. और थर्ड, अच्छा इसको एक और लिखो इसमें, ये लिखा इतना पार्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज, सेम पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। Say third, indirect cost. Now tell me, what is indirect cost? Cost which cannot be
directly identified with the product. Cost which cannot be directly identified with the product. Also called as overheads. Yes. Then fourth point, purchase related expenses. तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर? तो लिखो पहले, expenses at the time of purchase of raw material. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल लिया? कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कमा, और क्या लिया था इधर? इंपोर्ट ड्यूटी, बराबर है? अच्छा, नाउ देन राइट डाउन, ये चार्ट बना सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, तीन एरो, ये भी लिख दिया ना?
Now we'll be discussing about indirect cost. ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है. इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस जहां पर ये खर्चा हो रहा है. एक्चुअली 4 प्लेस होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्लेस होते हैं. फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन. फैक्ट्री इज फॉर व्हाट पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग. Office is for selling, administration. Showroom is for, and godown is for storage. और वहां से बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये 4 जगह होती है. तो जो खर्चा फैक्ट्री में लगा उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओवरहेड्स. जो ऑफिस में लगा उसको बोलते हैं ऑफिस एंड. जो खर्चा शोरूम में लगा दैट इज फॉर सेलिंग. जो खर्चा गोडाउन में लगा दैट इज फॉर, तो यहां पर वो कंबाइंड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सो फर्स्ट यू शुड नो कि इसमें क्या क्या अमाउंट्स आते हैं या नेम्स आते हैं. तो पहले एकदम इजी एग्जांपल दो. फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, शोरूम रेंट, गोडाउन रेंट, ये सब तो बहुत इजी है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है. फैक्ट्री, टैली, ऑफिस, इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. थोड़ा सा और इजी एग्जांपल तो, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन टू सेल्समैन, ऑफिस में आएगा. सेल्समैन को कमीशन क्यों देते हैं, कुछ बेचेगा इसके लिए ना. सो दैट इज विच कॉस्ट, बराबर है. अकाउंटेंट सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पावर. ये समझे इतना सब, ये सब इजी एग्जांपल्स हैं. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्यों, क्योंकि मशीन कहां पर यूज होती है. डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स, करेक्ट. डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन किसके लिए होती है, गुड्स जो जिसने कस्टमर ने ऑर्डर किया उसको डिलीवर करने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन. ये समझे सब एग्जांपल, ये सब कंपैरेटिवली इजी एग्जांपल्स हैं, वी कैन अंडरस्टैंड. अब थोड़े से टेक्निकल एग्जांपल्स. तो उसमें पहला टैक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस भरने पड़ते हैं हम लोगों को. इतने सारे टैक्सेस है कि डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज अ बिग मिस्टेक. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो सेज कि आप जो भी मिस्टेक करोगे ना, हर मिस्टेक पे टैक्स भरना पड़ेगा. यू डू अ मिस्टेक, यू हैव टू पे टैक्स. तो देखते हैं बिजनेसमैन क्या क्या मिस्टेक करता है और उसको क्या क्या टैक्स भरना पड़ता है. सबसे पहले बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट ही विल परचेज द रॉ मटेरियल, कि फर्स्ट विल सेल द गुड्स. फर्स्ट ही विल परचेज द रॉ मटेरियल. तो गवर्नमेंट आस्क्स देम, व्हाई डिड यू परचेज, डिड वी टेल यू टू परचेज, मिस्टेक. आपने परचेस करने का मिस्टेक किया तो आपको इस मिस्टेक पे टैक्स भरना पड़ेगा, परचेस टैक्स.
परचेज टैक्स कभी सुना है? अभी 5 मिनट पहले सुना है। ये देखो, ये ट्रक आया था, बॉम्बे टेरिटरी पे पहुंचा, दहीसर चेक नाके पे पहुंचा, वहां पे क्या भरना पड़ता है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। इज दैट अ टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ? तो ये परचेज टैक्स है। फिर ये शिप आई थी लंदन से, कस्टम डिपार्टमेंट वेलकम कर रहे थे, तो वहां पे क्या भरा था? ये भी टैक्स है, पेड टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ। ये परचेज टैक्स है। ये समझे एग्जांपल ऑफ परचेज टैक्स। अभी रॉ मटेरियल खरीदने के बाद वो बिजनेसमैन उस रॉ मटेरियल का करेगा क्या? ही विल मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो अगेन गवर्नमेंट आस्क्स देम, क्यों मैन्युफैक्चर किया? वी हैव वी टोल्ड यू टू मैन्युफैक्चर? सेकेंड मिस्टेक, आपने मैन्युफैक्चरिंग किया तो आपको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स का मैं बताता हूं, कभी भी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एक्साइज ड्यूटी। सो दैट इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। अभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, अब उसके बदले क्या लगता है? जीएसटी। लेकिन पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था। दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो बिजनेसमैन क्या करेगा? सेल करेगा। उसकी थर्ड मिस्टेक, सेल्स टैक्स तो सुना होगा सबने। और ये सब करके अगर गलती से उसने कुछ कमा लिया, अगर कुछ प्रॉफिट कमा लिया, तो उस पर इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो देखो, कुछ भी करो, हर चीज पे टैक्स है। ये समझा? अब देखते कहां पे कौन कौन सा टैक्स आएगा। तो परचेज टैक्स बताओ कहां पर आएगा? ये लगा ही था मुझे ऐसा ही आंसर मिलेगा। देखो, परचेज टैक्स मतलब कौन सा? ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और ये इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ। तो वो इतना आएगा ही नहीं, इधर आता है। ये भूलना नहीं, एक मार्क जो एमसीक्यू जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी जाता भी है। ये समझे? इधर परचेज टैक्स अगर पूछेंगे, इट विल कम अंडर विच हेड? फैक्ट्री वर्ड्स, ऑफिस वर्ड्स, सेलिंग वर्ड्स के नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम इज राइट, क्योंकि वो आता किधर है? परचेज में आता है। मतलब किसके अंदर आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इज दैट क्लियर? फिर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इट इज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है? तो एक्साइज ड्यूटी कहां पर आएगा? फैक्ट्री गुड्स में। ये समझा? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कुछ तो आंसर आना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? ये भर गया, ये भर गया, ये खाली है। सच्ची बता, कितने के माइंड में चलता था ये, है ना? लेकिन इनकम टैक्स आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? एनी एक्सपेंस नाइदर टू प्रोड्यूस, नहीं आता है। बताओ, इज इनकम टैक्स गिवन टू प्रोड्यूस द गुड्स? इज इनकम टैक्स गिवन टू सेल द गुड्स? सो नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल, तो कॉस्टिंग में नहीं आता। इज दैट क्लियर? तो है ना, ये भूल नहीं जाओ। इसलिए ना, जहां पे स्टार्टिंग में फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है ना, उस डेफिनेशन में लिखा है एनी एक्सपेंस नाइदर टू प्रोड्यूस नॉट टू सेल इज इग्नोर्ड इन कॉस्टिंग लिखा है। उसमें दो लिखा है, डिविडेंड, डोनेशन, कॉमा करके इनकम टैक्स भी लिख दो। इतना क्लियर? अच्छा, अब देखो, ये तो टेक्निकल था ही। अब तो मैं ऐसे एग्जांपल लूंगा जो कभी सुना ही नहीं होगा। तो जब तक मालूम ही नहीं होगा किधर क्या मीनिंग है, तब तक पता ही नहीं चलेगा कौन से हेड में आएगा। ये सब कभी ना कभी तो सुना है, थोड़ा बहुत तो फील करते अपने, समझ में आता है। अब ये देखो, ये गया क्यों? बस ऐसे ही। ये हॉलेज किधर आएगा? ये तीन में से एक जगह आएगा ही, तो कुछ भी अगर फिलअप में एक तो आएगा ही। बट होता क्या हॉलेज, बता सकते हो? नहीं, इट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बट कहां पर? ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड फैक्ट्री। मेरा समझो, यहां से यहां पर लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेज इनवर्ड। समझो, यहां से हम लोग बैंगलोर बेच रहे,
तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड, बराबर है। लेकिन ये तो मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा उसको बोलते हैं हॉलेज। मतलब क्या, जैसे मैं एग्जांपल दूं, रिलायंस का जो पेट्रोलियम प्लांट है, फैक्ट्री है जामनगर में, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट ऑयल रिफाइनरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। इट इज स्प्रेड इनटू सच अ बिग एरिया, अगर मैं उसको मुंबई टर्म से बताऊंगा ना, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोरीवली एंड गोज अप टू गोरेगांव। इतना ह्यूज एरिया में फैक्ट्री कवर्ड है। अब उसके अंदर एक डिवीजन से या एक एंड से दूसरे एंड तक रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स लेके जाने के लिए डू यू थिंक आदमी पैदल जाएगा? तो पहुंचने के पहले तो मर जाएगा। तो अंदर भी, फैक्ट्री के अंदर भी कुछ ट्रक्स या व्हीकल्स होंगी जो एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाने के लिए चाहिएगा। तो वो सब ट्रक्स का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हॉलेज। सो इट इज अ ह्यूज एरिया, ठीक है। अब उसमें रिलायंस हैज इन्वेस्टेड मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस, उस फैक्ट्री में 1 लाख करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किए। बट उसने क्या किया, देखो, एक इट इज वेरी, मतलब सिंस इट इज इन जामनगर, मतलब गुजरात में आता है, इट इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, विच पाकिस्तान ऑल्सो नोस, करेक्ट, कि 1 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। कराची से जामनगर फ्लाइट को 30 मिनट्स लगता है, मिसाइल को और भी कम टाइम लगता है, बराबर है। तो अगर समझो कुछ इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, दे विल एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन। उनको तो क्या एक छोड़ दिया, 1 लाख करोड़ गया, बराबर है। तो अब ये वो फियर रहता ही है, तो उसके लिए उन्होंने क्या, टेररिज्म इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल कर की, बिकॉज इट विल कम अंडर टेररिज्म इंश्योरेंस, जिसका प्रीमियम उन लोग साल का 300 करोड़ रुपए भरते। अब जिस कंपनी के वैल्यू भी तो 1 लाख करोड़ का है ना एसेट, 1 लाख की चीज में 300 भर सकते, तो ये तो करोड़ करोड़ एक्स्ट्रा आ गया, बराबर है। तो अब जिस इंडियन कंपनी से इंश्योरेंस निकाला है, दे आर ऑल्सो वरीड, ऑब्वियसली कुछ हुआ 1 लाख करोड़ देने में वो इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। सो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने हाफ अमाउंट का री इंश्योरेंस निकाला यूएस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस के जो भी 300 करोड़ प्रीमियम आएगा ना, 150 को वो यूएस वाली कंपनी रखेगी, 150 इन लोग रखेंगे, और कुछ हुआ तो आप 50,000 करोड़ तो हम देते हैं 50,000, ऐसे करके 1 लाख जाए। ये समझा? सो यूज। अब उन्होंने क्या किया, अभी मुकेश अंबानी हैज डन गिवन मास्टर स्ट्रोक, अब वो भी कॉस्ट बचाना 300 करोड़, वो भी बचा लिया। पाकिस्तान हैज वेरी गुड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग, ठीक है, वहीं से बहुत सारे फंड्स आते हैं उनको, तो उनको नाराज नहीं कर सकते। तो रिलायंस ने वो पेट्रोलियम डिवीजन का 20% स्टेक सऊदी की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी एरामको को बेच दिया $15 बिलियन में, विच इज अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस। उतने में 20% स्टेक बेच दिया, 1 लाख करोड़ रुपए आ गया। बट मेनली एंश्योर कर लिया अब पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अटैक किया मतलब ये तो सऊदी की भी कंपनी होगी, तो डायरेक्टली सऊदी वाले के साथ पंगा ले लिया, वो पॉसिबल नहीं है। तो नाउ देयर वरीज हैज गॉन, अब वो अटैक करेगा ही, और प्रीमियम भी क्यों ले, अब जब अटैक ही नहीं होगा तो प्रीमियम की जरूरत ही नहीं है, वो 300 करोड़ भी बच जाएगा, तो 1 लाख करोड़ भी आ गया और वो टेंशन भी निकल गया। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से, कि हॉलेज का मीनिंग क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको हॉलेज बोलते हैं। और एक बार इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आप तो इजीली बता सकते हो कहां पर आएगा। एक और, ड्रॉइंग ऑफ सैलरी। नॉर्मली स्टूडेंट इसमें ना बहुत ज्यादा टेम्प्ट होता है, ऑफिस पर ये कंफ्यूज करने के लिए है, ये फैक्ट्री में जाएगा, ऑल्दो द वर्ड इज ऑफिस। तो पहले मैं समझा तो क्या होता क्या ये, तो पता चलेगा फैक्ट्री में क्यों आता है। इट इज सैलरी पेड टू दोज एम्प्लॉइज हु आर सिटिंग इन द ऑफिस एंड ड्रॉइंग।
सैलरी पेड टू दोज एम्प्लॉयज आर सिटिंग इन द ऑफिस एंड ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या? ड्राइंग मतलब जो हम लोग बुक के पीछे करते हैं वो नहीं। ड्राइंग मतलब अब जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, उनको अपने डिजाइन्स डिफरेंट डिफरेंट कार के जो लॉन्च करते हैं, नई नई कार हमेशा लॉन्च करते थे कंपनी, नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं, तो उसकी डिजाइन करनी पड़ती है। वो डिजाइन क्या मतलब पेपर पे नहीं होगा, वो किस पे होता है? कंप्यूटर पे 3D डिजाइन होती है। 3D डिजाइन में समझे क्या? मतलब पूरा ऐसे लगेगा कि वो एक्चुअल में कार है, वर्चुअल रियलिटी जैसे बोलते हैं। अब इसे फॉर एग्जांपल कई बिल्डर्स लोग, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, उन्होंने लैंड खाली भूमि पूजन कराते, वो लैंड में कुछ होता भी नहीं है, लेकिन उसका 3D मॉडल कंस्ट्रक्ट करके बताते। वर्चुअल मतलब उसमें जाएंगे तो एक प्रोजेक्टर के सामने बैठा देंगे और बोलेंगे देखो ये ऐसा ऐसी बिल्डिंग बनेगी, ये रहा स्विमिंग पूल, ये क्लब हाउस, ये बैल्कनी में देखो आप खड़े हाथ हिला रहे हो, तो सब बताएगा कितना, मतलब ऐसा ऐसा, मतलब इमेज ऐसा बताएगा कि यस ये तो दी बेस्ट है, बराबर है। जबकि उधर लैंड ही और कुछ होगा ही नहीं अभी तक, मतलब कितने साल लगेंगे मालूम ही नहीं। पर वो जो 3D डिजाइनिंग बना के करते हैं, ऑटो कैड डिजाइन मालूम है। तो वो डिजाइनिंग, अब समझो फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी, उनको एक न्यू कार लॉन्च करनी, ठीक है, समझो एसयूवी लॉन्च करनी, तो अपने डिजाइनर की टीम को बुलाएगा कि भाई अपने को एसयूवी लॉन्च करनी है, तो आप एक अच्छा सा डिजाइन बना के दिखाओ। उनको 3D डिजाइन बनानी पड़ेगी, बराबर है। एक ही डिजाइन बनाएंगे क्या? एक ही बनाया और वही पसंद आ जाएगा? कम से कम 3-4 डिजाइन बनानी पड़ेगी, उसमें से शायद एक पसंद आएगा, बराबर है। तो वो जो डिजाइनिंग लोग 3D मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर पे, ऑटो कैड पे, एंड वो 3-4 डिजाइन में से जो एक अप्रूव होगा, अप्रूव में से भी कुछ चेंजेस बोलेंगे, वो सब करके फाइनल डिजाइन बनेगा। वो ड्राइंग का कॉस्ट, वो जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सो दे विल बी सिटिंग इन द ऑफिस एंड डूइंग द ड्राइंग वर्क। बट उनका वो जो ड्राइंग यूज कहां पर होने वाला है? ऑफिस में यूज होगा कि फैक्ट्री में होगा? अल्टीमेटली वो डिजाइन तो फैक्ट्री में यूज होने वाली है। सो दे आर सिटिंग इन द ऑफिस, बट आर दे डूइंग एन ऑफिस वर्क के फैक्ट्री वर्क? तो ये कहां पर जाएगा? फैक्ट्री वर्ड्स। ये बहुत कॉमन मिस्टेक, ऑफिस वर्ड दिखा ना, ऑफिस में डाल देंगे पब्लिक, जबकि किधर आएगा? ये समझा? और एक लास्ट, काउंटिंग हाउस सैलरी। अभी पहले डिक्शनरी मीनिंग बताता हूं। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ काउंटिंग हाउस मींस अकाउंटिंग हाउस। काउंटिंग हाउस का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग हाउस, दैट हाउस वेयर अकाउंट्स आर केप्ट। एंड वेयर इज द अकाउंट्स केप्ट? तो ये ऑफिस में जाएगा, बट नॉट बिकॉज ऑफ द वर्ड सैलरी। सैलरी तो इसमें भी था। काउंटिंग मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग कहां पर होती? तो इधर है। इज दैट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल्स? वी विल राइट ऑन दिस। तो जैसे डायरेक्ट कॉस्ट का एक टेबल बनाया, अब वैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट का टेबल। यू आर एबल टू सी? आर यू एबल टू सी? चाहिए तो अभी दिख रहे?
इसमें एक और अमाउंट लिखना भूल गए, कैरेज आउटवर्ड किधर आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउटवर्ड. So now before going to the next part, एक स्मॉल रिकैप ऑफ व्हाट वी डन. पहले तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑल एक्सपेंस ना, expenses to produce and to sell the goods. So if there is any expense which is neither to produce nor to sell, वो ऐसा expense costing में, तो उसका examples क्या क्या था? Dividend paid, donation, income tax, ये सब था. Then जो भी cost होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, direct cost, indirect cost. Direct cost is also called as indirect cost. डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या है? विच यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट. जैसे शर्ट के साथ क्लॉथ, टेबल के साथ, शर्ट के साथ अमाउंट टू, टेबल के साथ, फिर शर्ट के साथ फैशन डिजाइनर फीस और टेबल के साथ. तो जो आइडेंटिफाई कर सकते हो वो डायरेक्ट. और फैक्ट्री रेंट किसी एक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट. अभी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन पार्ट होता है. डायरेक्ट मटेरियल ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, एक और है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंस. ये लिखा है. अच्छा, वो जो वो ऐसे टेबल बनाया था उसमें रॉयल्टी लिखा था डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर. रॉयल्टी हमने डिस्कस किया था. रॉयल्टी डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम का इक्वेशन क्या है? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल. परचेज रिलेटेड एक्सपेंस क्या होता है? वो तो एग्जांपल है. मीनिंग एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. तो उसका एग्जांपल क्या कहता? कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब लिया था एग्जांपल्स. ठीक है. देन इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन पार्ट आता है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इजी एग्जांपल्स. ठीक है. तो जैसे उसमें से समझो, अगर मैं पूछता हूं एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, बराबर है. फिर हम लोगों ने किया था समझो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, सेल्स टैक्स कितना आता है? एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री, परचेज टैक्स, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, और इनकम टैक्स नहीं आता, बराबर है. देन हॉलेज, हॉलेज होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड फैक्ट्री. देन काउंटिंग हाउस सैलरी, ऑफिस. देन ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, फैक्ट्री. ये सब किया. सो अभी जस्ट बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट समझो. जो एक्सपेंस इंकर होता है एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस, वो इधर आएगा परचेस एक्सपेंस. और जो एक्सपेंस इंकर हो रहा है एट द टाइम ऑफ सेल, वो इधर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ सेल. ठीक है. तो हमें कुछ एग्जांपल्स देता हूं. यू टेल मी इधर आएगा किधर आएगा? टेल मी. कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, देन कमीशन ऑन परचेस, कमीशन ऑन सेल, देन लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस. ये लगा ही था मुझे ऐसे ही आंसर, क्यों रिदम में जा रहा था ना. परचेस, हम सोचो मैंने क्या बोला? लोडिंग चार्जेस. गुड्स ट्रक में लोड कब करते? हाँ, तो लोडिंग इधर आएगा. और अनलोड कब करते? अनलोडिंग इधर आएगा, है ना. ऐसे और बहुत रॉन्ग जाएगा. इतना कंसेप्ट समझा? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट.
जो भी मटेरियल होता है वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल। इट इज अ पार्ट ऑफ, तो लॉजिकली इनडायरेक्ट मटेरियल विल बी पार्ट ऑफ। अब होता क्या डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मटेरियल इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे यूज हुआ और प्रोडक्ट में दिखता है। अब जैसे शर्ट में क्लॉथ दिखता है, टेबल में वुड दिखता है, कार में स्टील दिखता है। सो दिस आर विच मटेरियल्स? ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल में है, बराबर। सो इट इज यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट। एग्जांपल क्लॉथ। इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट पे यूज नहीं होता है, इट इज यूज्ड ऑन द मशीन विच मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट। तो समझो शर्ट बनाने की जो मशीन होगी ना, उसमें जो मटेरियल यूज होता है, जैसे मशीन को स्मूथली चलाने के लिए ग्रीस या ऑयलिंग करना पड़ता है, तो ग्रीस या ऑयल प्रोडक्ट पे डालता है कि मशीन पे? तो शर्ट में ग्रीस या ऑयल दिख रहा है, टेबल पे दिख रहा है, क्योंकि इसमें नहीं डाला है, वो मशीन पे डाला है। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? विच इज यूज्ड ऑन द मशीन। सो नाउ टेल मी, इनडायरेक्ट मटेरियल ग्रीस या ऑयल कौन से हेड में जाएगा? अरे इनडायरेक्ट तो बराबर है, इधर किधर जाएगा? ग्रीस और ऑयल फैक्ट्री में यूज होता है कि ऑफिस में कि शोरूम में? फैक्ट्री में यूज होता है, तो ये फैक्ट्री वर्ड्स। ये समझा? वैसे ही वेजेस भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस is paid to manufacturing workers, and this is paid to non manufacturing worker। मैं समझाता क्या डिफरेंस है। अब बताओ, टेलर एंड कारपेंटर आर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स? सो दे मैन्युफैक्चर समथिंग फॉर मी, आइदर शर्ट्स और टेबल्स। ठीक है, तो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फ्री में करेंगे क्या? तो हमको वेजेस देना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसलिए वेजेस दे रहे हैं, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का दूसरा नाम क्या है? So it is paid to manufacturing workers like tailor, indirect wages is paid to those workers who are not manufacturing, non manufacturing workers। सबसे पहले उसमें बहुत सारे लिस्ट में सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मैन्युफैक्चर करता है क्या? वो क्या करता है? वो सिर्फ सुपरवाइज करता है, वर्कर्स को देखता है कि उन लोग काम कर रहे कि नहीं, खुद नहीं बनाने पड़ता है। सो इज अ मैन्युफैक्चरिंग वर्कर के नॉन मैन्युफैक्चरिंग? अकाउंटेंट, डज ही मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट? सेल्समैन मैन्युफैक्चर करता है, वो तो बेचता है ना। गोडाउन कीपर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या? अब बताओ ये कहां पर आएगा? सुपरवाइजर को कुछ भी सैलरी दी, वो कहां पर आएगी? क्योंकि सुपरवाइजर काम कहां पे कर रहा है, बट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कहां पर जाएगा? अकाउंटेंट को दिया, सेल्समैन को दिया। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं पूछता हूं, सेलिंग ओवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन ओवर्स, और गोडाउन कीपर को दिया। ये समझ में आया? तो अगर मैं समझोगे एमसीक्यू पूछता हूं, ठीक है, बताओ फैक्ट्री ओवर्स
ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल बी रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री ओवर्स के, ऑफिस ओवर्स के, सेलिंग ओवर्स के, ऑल ऑफ देम। वेरी गुड, मुझे लगा ही था ऐसे ही आंसर दो। कभी भी ऐसे साथ में एक्साइटेड होकर आंसर दोगे ना, वो हमेशा रॉन्ग जाएगा। देखो क्यों रॉन्ग गया, मैंने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट क्या लिखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल ये है ग्रीस ऑयल, कहां पर जाएगा, वो तो क्या लास्ट में ये हुआ ना, इसलिए यूज हो गए हम लोग, ये हुआ तो हम लोग उसी से एक्साइटेड हो गए और हमने ये कौन सा आंसर, इसका आंसर क्या है, अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल के बदले इनडायरेक्ट वेजेस होता ना, तो आंसर क्या होता था, ऑल ऑफ देम, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब में आ सकते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस होगा तो ये आंसर डी, और इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो कितना इजी है, ये समझा। Have you understood all this? सेल्स ओवरहेड, सेल्समैन का सेल्स ओवरहेड और गोडाउन कीपर का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
ये पार्ट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डू पैकिंग चार्जेस. अब पैकिंग चार्जेस क्या होता है पहले बताओ. अकॉर्डिंग टू व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पैकिंग चार्जेस? जो भी गुड्स बनाया उसको पैक करना पड़ता है, तो जो पैकिंग में खर्चा आएगा उसको बोलते हैं पैकिंग चार्जेस. अब ये दो टाइप का पैकिंग होता है. प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी मतलब फर्स्ट पैकिंग. ये प्राइमरी पैकिंग, फर्स्ट पैकिंग फैक्ट्री में लगती है, और विदाउट दिस पैकिंग गुड्स फैक्ट्री के बाहर भी नहीं आ सकते, तो फैक्ट्री से बाहर लाने के लिए पैकिंग करनी पड़ती है. अब देखो कोई भी, समझो कोई फूड प्रोडक्ट होगा, जैसे हम लोग देखो कोई भी फूड प्रोडक्ट होगा या टूथपेस्ट हुआ, तो टूथपेस्ट किस में आता है? ट्यूब्स. अगर ऑयल है तो बॉटल्स. चलो सिंपल एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स को लूज फॉर्म में बिकता है क्या, कि अगर किसी को 1 लीटर चाहिए तो ये लो 1 लीटर से लाके? नहीं. तो वो फैक्ट्री से बाहर आता है तो कैसे आता है? बॉटल्स. आइदर प्लास्टिक बॉटल, ग्लास बॉटल, कैन या टेट्रा पैक. तो कुछ ना कुछ पैकिंग के साथ ही आता है ना. विदाउट दैट द गुड्स कैन नॉट कम आउट ऑफ द फैक्ट्री. तो वो पहली पैकिंग जो लगती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकिंग. कहां पर लगती है? तो कौन से हेड में जाएगा? ठीक है. सेकेंडरी पैकिंग. फर्स्ट पैकिंग हो गई, उसके बाद एक और सेकेंड पैकिंग, पैकिंग के ऊपर एक और पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग. इट कैन बी आइदर फॉर एडवर्टाइजमेंट और फॉर ट्रांसपोर्टेशन. देखो एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे, सपोज यू गो टू शॉपर स्टॉप, ठीक है, वहां पर सपोज एक वॉच पसंद आ गई टाइटन कंपनी की, सो यू परचेज इट, यू मेक द पेमेंट एट द काउंटर. तो जब वॉच खरीदते तो साथ में वॉच का एक केस मिलेगा. वो कहां से मिलता है? टाइटन कंपनी से. दैट इज द प्राइमरी पैकिंग. अब व्हेन यू मेक द पेमेंट, तो शॉपर स्टॉप का स्टाफ क्या करेगा? वो केस को एक और बैग में डाल के देगा, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा होगा ऊपर शॉपर स्टॉप. तो पैकिंग के ऊपर एक और पैकिंग कर दी, सेकेंडरी पैकिंग. क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम है जब कस्टमर नई चीज लेके खरीद के निकलता है तो रास्ते में से हिलाते हुए चलेगा. तो मॉल से लेकर घर तक आते आते कम से कम 500 लोग तो देख ही लेंगे. तो कंपनी की ब्रांडिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया. तो यहां पर सेकेंडरी पैकिंग वॉज फॉर व्हाट पर्पस? एडवर्टाइजमेंट. तो कौन से हेड में जाएगा? अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी, सेलिंग में कि डिस्ट्रीब्यूशन में? बराबर है. अब समटाइम सेकेंडरी पैकिंग, पैकिंग के ऊपर पैकिंग करते फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब सपोज यू वांटेड टू बाय अ टेलीविजन, तो यू वेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वहां पे टीवी पसंद आया, ऑर्डर कर दिया, और उसको डीलर को बोला कि आप घर पे डिलीवरी कर दो. अब वो जब टेम्पो में टीवी लेके निकलेगा, अपने आप में तो रोड एकदम स्मूथ होते, एक भी खड्डा है क्या? खड्डे तो छोटे वाले होते हैं, यहां पे तो पूरा ऐसा ट्रक अंदर जाता है, वहां से वापस निकल के आता है बाहर. बराबर है. सब जगह देखो पूरा बॉम्बे अंडर कंस्ट्रक्शन है. करेक्ट ना. कितना थोड़ा भी जर्क लगा, वो गिरा तो वो डैमेज हो सकता है. तो ये डीलर लोग क्या करते हैं, वो जो टीवी आता है वो बॉक्स में आता है, वो तो प्राइमरी पैकिंग वो कंपनी वाले देते हैं. इन लोग डीलर लोग और सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, उस पर बबल रैप लगाते हैं. वो बबल रैप में क्या होता है, वो घर पे आने के बाद हम लोग एक एक करके फोड़ते हैं. बराबर, अच्छा लगता है अपने को वो बबल रैप. अब वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए होता है क्या? वो खाली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटेक्शन रहेगा इसके लिए, और कुछ नहीं. तो दिस सेकेंडरी पैकिंग इज डन फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो ये कहां पर जाएगा? सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. तो ये पैकिंग चार्जेस कहां कहां पर जाएगा समझा?
इज दिस पार्ट क्लियर? सो जितना पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, बट बिफोर दैट एक और पॉइंट कर देता हूं. टोटल कितने कॉस्ट आते? 6. 3 डायरेक्ट कॉस्ट, एक और ये था तीसरा. 3 डायरेक्ट कॉस्ट, 3 इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये 6 कॉस्ट आते. तो इफ दे आस्क यू इसमें से विच इज द सेलिंग कॉस्ट, नहीं पर सेलिंग कॉस्ट कौन सा हेड है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. विच इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा लगा वही होता है. रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस और टू सेल, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. वेजेस इज गिवन टू द वर्कर्स टू मैन्युफैक्चर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक रॉयल्टी गिवन टू मारुति टू प्रोड्यूस द कार, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. फैक्ट्रीज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर की सेल, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है क्या? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवर्स. ये लिख दो. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये समझा? तो अब जितना पार्ट किया ना हम लोगों ने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पहले कर लेते. तो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37. मिला? टॉपिक का नाम कॉस्टिंग कंसेप्ट है. इसमें से जो जो पार्ट अभी तक किया उन्होंने पहले वो एमसीक्यू करेंगे. सो एमसीक्यू नंबर 3, द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज डैश कॉस्ट. डायरेक्ट जो भी टोटल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट. टिक कर दो. ए. 6th, फैंसी पैकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग, फैंसी पैकिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. देन 8, प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइमरी पैकिंग, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो ऑप्शन डी. 11th, find the value of purchases if raw material consumed is 90,000, opening and closing stock of raw material is 50,000 and 30,000 respectively. So लोग परचेज पूछ रहे कितना होगा? कैसे आएगा? एक क्वेश्चन यूज करेंगे. रॉ मटेरियल कंज्यूम का इक्वेशन है ना. इक्वेशन क्या है? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस. ये रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, बराबर है? क्या क्या दिया है? रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, ये दे दिया. ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया? माइनस है. परचेज रेट एक्सपेंस नहीं दिए, ये कितना आएगा? अब बताओ जब रिवर्स में जाएंगे तो साइन सेम रहेगा क्या? साइन चेंज हो जाएगा. तो ये माइनस विल बिकम प्लस और प्लस विल बिकम. सो 90 प्लस 30 120, 120 माइनस 50. इज दैट क्लियर? तो 70,000 पे टिक कर दो. एंड इफ यू वांट राइट आइदर नोटबुक में लिखो, बेटर रहेगा नोटबुक में लिखो. एमसीक्यू नंबर
समझा? ये आया आंसर? सो नाउ यू विल सॉल्व 12th में दिए आर कंपनी मैन्युफैक्चर्स डेस्क द बिगनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल वाज 4500 रॉ मटेरियल परचेज 29600 एट द मंथ एंड 7700 ऑफ रॉ मटेरियल वाज ऑन हैंड मतलब क्लोजिंग हो गया रॉ मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ वाज हाउ मच सो आप इसे इक्वेशन यूज करना है माइनस इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस होगा और क्लोजिंग वाला माइनस होगा आया आंसर 26400 तो उस पर टिक कर दो ए पे देन इतना समझा इसके नेक्स्ट पेज पे 22nd टेल मी 22nd डायरेक्ट मटेरियल इज विच कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एनी ऑफ देम डायरेक्ट मटेरियल है ना तो वो किस में आएगा मैन्युफैक्चरिंग बराबर है अच्छा फिर 27th विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस चार्जेबल एक्सपेंस तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए द कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन ड्राइंग्स और लेआउट ये आएगा कि नहीं आएगा ऐसा किया हमने आज ही किए ये देखो लिखा भी है बोर्ड पे क्या करता है डिजाइन या ड्राइंग बना के देता है इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है वो फ्लैट या घर का डिजाइन बना के देगा तो वो जो डिजाइन कॉस्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा कि नहीं आएगा आएगा सेकेंड द हायर ऑफ टूल्स और इक्विपमेंट फॉर अ तो एक स्पेशल एक जॉब के लिए एक प्रोडक्ट के लिए हमने उस टूल को हायर किया है तो हमने उस टूल का जो भी रेंट लगेगा वो किसके उस प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं कि नहीं तो मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये भी कौन सा कॉस्ट हुआ डायरेक्ट सेल्समैन का वेजेस वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा रेंट एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री में आएगा तो कौन सा चीज डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा फर्स्ट और सेकंड
मतलब कौन सा ऑप्शन? ए। 28, फंक्शनली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में कंप्राइज एक्सपेंसेस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। चार ऑप्शन में से बताओ कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। अब बताओ, सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां पर बैठते हैं? तो उनका खर्चा ऑफिस में आएगा। सेकंड, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स एंड लीगल, ये टीम भी कहां पर बैठती है? ऑफिस। देन ऑडिट एंड पर्सनल, ऑडिट भी कहां पर होता है? ऑफिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। ये समझा? नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग वर्ड? नॉट बोला है। बताओ क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू? पहला क्या? सैलरी ऑफ, तो फोरमैन मतलब नहीं, सुपरवाइजर नहीं होता है। वर्कर हु वर्क्स ऑन द मशीन मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो क्या करता है? मशीन को रिपेयर करना, वो सब काम करता है। सो वो कहां पर काम करेगा? फैक्ट्री। देन पब्लिसिटी एक्सपेंस मतलब वही मार्केटिंग में आएगा। सैलरीज ऑफ सेल स्टाफ वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा। सेकेंडरी पैकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो क्या चीज नहीं आएगा? सैलरी ऑफ फोरमैन। देन 30, पैकिंग कॉस्ट इज अ, हाँ ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि पैकिंग कॉस्ट फैक्ट्री में आता है, मतलब प्रोडक्शन में भी आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है। तो ऑप्शन में दिया प्रोडक्शन कॉस्ट के, सेलिंग कॉस्ट के, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। 33, tell me, warehouse expense is an example of what? Distribution overhead. 34, directors remuneration forms part of what? कहां पर आएगा डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक मिनट। देन पेज नंबर 40, फिफ्थ, क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन। क्रेडिट एंड कलेक्शन क्या होता है? पहले तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधारी पे बेचना है, तो उधारी बेचना और बाद में उसे कलेक्ट करना, ये फैक्ट्री का काम है, ऑफिस का काम है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ठीक होगा। देन 8, ये बराबर से पढ़ना और फिर मेरे को आंसर बताना। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स व्हाट? क्या लगता है क्या आंसर होगा? इज इट ए? क्या है? फैक्ट्री ओवर्ड्स इंक्लूड, क्या बोला? फैक्ट्री ओवर्ड्स इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये सब आता है। हमने लिखा भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। तो फैक्ट्री ओवर्ड्स इज ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से ये डायरेक्ट कॉस्ट निकाल देंगे तो बचाओ फैक्ट्री ओवर्ड्स होता है। अरे फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 4 है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री। तो कहने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दो तो फैक्ट्री ओवर्ड्स बचा। तो आंसर क्या होगा? बी क्या है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मतलब राइट। अभी थर्ड और फोर्थ तो रॉन्ग ही है। क्यों? इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल बट नॉट इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवर्ड में इनडायरेक्ट मटेरियल आता है बट इनडायरेक्ट लेबर नहीं आता है।
आता है कि नहीं आता है? फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर भी आता है ना, तो ये सी रॉन्ग हो गया. डी, इनडायरेक्ट लेबर बट नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं आता है, तो ये सी और डी भी रॉन्ग है. मतलब करेक्ट आंसर क्या है इसमें से? बी. देन नाइन्थ, प्राइम कॉस्ट मीन्स ए, बी, सी या डी? डी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. देन नेक्स्ट पेज में 14th, a company has to pay 10,000 rupees per unit royalty to the designer of a product which it manufactures and sells. This royalty charge would be classified as what? Royalty किधर आता है? Direct expense. 15th, read the 4 options. क्या लगता है 15 का आंसर क्या होगा? देखते एक एक करके. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? मतलब क्या चीज प्राइम कॉस्ट में आता है? पहला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स प्रीमाइसेस. ये आता है कि नहीं? देखो मैंने ऐसे एग्जांपल दिल्ली से मुंबई, रॉ मटेरियल वहां से दिल्ली से परचेस किया, सप्लायर के प्रीमाइसेस से मुंबई लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड. तो ये कैरेज इनवर्ड है. कैरेज इनवर्ड कहां पर आता है? परचेस रेट एक्सपेंस में. मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट में आता है कि नहीं? हाँ, तो मतलब ये प्राइम कॉस्ट में आता है. पहला वाला आता है. सेकंड बोले वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर एंगेज इन मशीन मेंटेनेंस. देखो प्राइम कॉस्ट में वेजेस आता है, लेकिन कौन सा वेजेस? मतलब दोज वेजेस विच आर पेड टू मैन्युफैक्चरिंग. और ये कौन सा वर्कर है? वर्कर एंगेज इन मशीन मेंटेनेंस, मशीन को ठीक करने वाला, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है. तो ये डायरेक्ट वेजेस है कि इनडायरेक्ट वेजेस है? तो ये प्राइम कॉस्ट में आएगा क्या? ये नहीं आएगा. थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ लॉरीज यूज्ड फॉर डिलीवरी टू कस्टमर. सो डिलीवरी करने वाली लॉरी मतलब डिलीवरी वैन होगी, उसका डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, तो ये भी प्राइम कॉस्ट में नहीं आता है. और फोर्थ, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. ये देखो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री, ये भी प्राइम कॉस्ट में. तो कौन सा चीज प्राइम कॉस्ट में आता है? ए. ये समझा? देन 16th, प्राइम कॉस्ट इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू आंसर क्या है? इज इट ऑल कॉस्ट इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग? ऑल कॉस्ट इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो बताओ प्राइम कॉस्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? ए रॉन्ग है. बी क्या है? द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं. सी खाली मटेरियल कॉस्ट को बोलते हैं क्या प्राइम कॉस्ट? और कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट. तो आंसर क्या है? बी. 17th, which of the following is not a component of prime cost? Not. Direct material is a part, direct labor is a part, direct expense is a part. क्या चीज नहीं है? 18th, the term है prime cost refers to what? Read the 4 options.
क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट ए? प्राइम कॉस्ट मीन्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 2, 3 और ये भी आता है. प्राइम कॉस्ट में ये नहीं, ये रॉन्ग है. बी क्या है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन लेबर एंड मटेरियल. लेबर और मटेरियल तो आता ही है प्राइम कॉस्ट में, अदर देन लेबर मटेरियल तो रॉन्ग ही हो गया, तो बी रॉन्ग है. सी और डी में सी राइट होगा. अब कौन सा? रॉ मटेरियल परचेज एंड लेबर कॉस्ट. देखो प्राइम कॉस्ट याद ले, इसमें ये रॉ मटेरियल परचेज है क्या? कंज्यूम्ड है. कंज्यूम मतलब क्या? यूज्ड. कितना यूज किया. तो डी क्या ऑप्शन है? रॉ मटेरियल यूज्ड एंड लेबर. तो दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? डी. ये समझा? 19th, overheads consist of all of the following except, मतलब ओवरहेड्स में डायरेक्ट लेबर आएगा क्या? तो डायरेक्ट लेबर. 25, M and company used in a particular year 3 lakh rupees of direct material. Used बोला है, मतलब क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम. द year end direct material was 50,000 more than it was at beginning of the year. Calculate the direct material purchase. अब इसमें वो 50,000 क्लोजिंग मटेरियल है क्या? 50,000 मोर, 50,000 मोर देन द, मतलब जितना ओपनिंग था ना उससे 50,000 ज्यादा. अब कैसे करोगे? इक्वेशन तो यही है क्या? ये वाला देखो कैसे करने का. मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं. ये कितना दिया? 3 लाख. ये तो 0 है. अभी क्लोजिंग वॉज 50,000 मोर देन ओपनिंग. तो पहले एक तरीका है, कुछ भी एजम्पशन ले लो. समझो ओपनिंग को 10,000 ले लिया, जस्ट एन एग्जांपल. तो क्लोजिंग इज 50,000 मोर देन ओपनिंग, मतलब कितना होगा? 60,000. बराबर है. 3 लाख रिवर्स में प्लस 60, 360 माइनस 10,000, 350 आता है. समझो कोई बोलेगा 10,000 लिया इसलिए आंसर आएगा. दूसरा फिगर लो, समझो 40,000 ले लिया, इससे 50,000 ज्यादा है नीचे, तो कितना होगा इधर? 3 लाख प्लस 90, 390, 390 माइनस 40, 350 आएगा. तो कुछ भी लो एजम्पशन पे तो भी आंसर वो आएगा. तो क्या करने का मतलब बेस्ट ऐसे में? क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग बोला है, तो किसको 0 लेना पड़ेगा? एक को 0 ले लो. किसको 0 लोगे? ओपनिंग. जो कम है उसको 0 ले लिया, तो क्लोजिंग इज 50,000 मोर. 3 लाख प्लस 50, 3 लाख 50 पे टिक कर दो और वो एक्सप्लेनेशन लिख दो. समझे कैसे किया? Have you understood this? ओके. सो जितना पार्ट अभी तक किया, ये अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा पार्ट बाकी है, कुछ एमसीक्यूज बाकी है ना.
तो जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसमें वी विल बी डूइंग सर्टेन कंसेप्ट्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है, इनके एग्जांपल्स, इनके फीचर्स, उसके बेसिस पे सम्स और फिर एमसीक्यूज करेंगे. सो दिस विल